नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति पीसीएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, बिहार में एमएलसी चुनाव होने वाला है और 10 सीटों पर यह चुनाव होगा, जिसमें से 9 जो है नए सीट हैं खाली हो रहे हैं और एक सीट जहां पर उपचुनाव की बात की गई है। अब कुल मिलाकर के यहाँ पर हम इस लेक्चर में ये समझने वाले हैं कि जो विधान परिषद का चुनाव होता है वो किस तरीके से होता है, उसकी क्या प्रक्रिया है और देश के कितने ऐसे राज्य हैं जहां पर विधान परिषद की व्यवस्था है, विस्तार से देखेंगे और बिहार की अभी जो कंडीशन है उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। ध्यान रखिएगा, 72वीं बीपीएससी जो लोग भी दे रहे हैं प्रीलिम्स, उनके लिए विधान परिषद से प्रश्न आ सकता है। पहले भी ये प्रश्न पूछा गया है पीवाईक्यू में, आप देखिए जाके कि कितने राज्य ऐसे हैं, सेट दे दिया कि आप बताइए कौन से ऐसे राज्य हैं जिसमें विधान परिषद है। तो पहली तो ये एक प्रश्न आ जाएगा कि देश के किन किन राज्यों में है। इसके अलावा विधान परिषद का चुनाव कैसे होता है, ये बेहद महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए विस्तार से चर्चा करेंगे, उसमें देखेंगे। फिलहाल आपको देखना है 10 सीट के लिए। अपने आप में ये भी एक प्रश्न बन सकता है कि इस बार जो विधान परिषद का चुनाव हुआ कितने सीट के लिए, तो 10 सीट के लिए और 10 में से देखना है कि 9 जो खाली हो रहा है और एक उपचुनाव होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। जो एक प्रमुख चेहरा के तौर पर देखने को मिला, पवन सिंह जानते हैं, सिंगर हैं भोजपुरी के, उनको भी भारतीय जनता पार्टी जो है अपना उम्मीदवार बनाई है। दीपक प्रकाश, इन पर सस्पेंस बना हुआ है, मिनिस्टर हैं और ये जरूरी है इनके लिए कि किसी सदन में पहुंचे, चूंकि ये किसी भी सदन के हिस्सा नहीं है, यानी कि ना विधानसभा के ना विधान परिषद के। कयास ये लगाए जा रहे थे कि विधान परिषद के सदस्य बनते, लेकिन अभी तक ऐसा होता हुआ नजर नहीं आया। ऐसा अगर नहीं होता है, इनके नाम पर विचार नहीं किया जाता है, तो इनका मंत्री पद जा सकता है। ये बातें हैं, ठीक है। अब जो 9 सीट ऐसे हैं जो खाली हुआ है, एक उपचुनाव को छोड़ करके बात करते हैं, तो यहाँ पर ये 9 सीट के लिए चुनाव प्रक्रिया चल रही है, जिसमें 9 प्रत्याशियों के लिए निर्विरोध चुने जाने की संभावना बहुत अधिक है। ध्यान दीजिए, अगर ये निर्विरोध चुन लिए गए, यानी कि कहने का मतलब 9 सीट खाली है और 9 ही उम्मीदवार आए, तो जाहिर सी बात है वोटिंग की आवश्यकता क्यों है। वोटिंग की आवश्यकता तब होगी ना जब 9 से प्लस आगे बढ़ेगा, 10-11 आगे बढ़ेगा, तब वोट कराया जाएगा कि भाई कौन जीतेगा, इस 10 में से 9 कौन रहेगा। लेकिन 9 सीट और 9 ही लोग, तो बात ही खत्म। तो फिर चुनाव नहीं होगा इस कंडीशन में। इस कंडीशन में निर्विरोध वो चुन लिए जाएंगे, ये भी ध्यान रखना। ये प्रश्न बनेगा इस तरह की सिचुएशन डाल करके। तो मतदान क्या इसमें किया जाता है इस स्थिति में? इस स्थिति में मतदान नहीं किया जाता है। तो नामांकन के बाद क्या होगा, प्रत्याशियों की संख्या और सीटों का गणित समझा जाएगा। अगर वो बराबर रहेगा तो वोटिंग नहीं होगा। ठीक है। अब यहां पर एक प्रश्न यहां से आ सकता है आपके प्रीलिम्स में कि निर्विरोध चुनाव क्या होता है। निर्विरोध चुनाव कहने का मतलब वही मैंने कहा कि चुनाव में जितने सीट हैं और जितने लोग आए हैं, उम्मीदवार हैं, अगर वो बराबर आ गए तो मतदान कराने की आवश्यकता ही नहीं है। निर्वाचन अधिकारी सभी उम्मीदवारों को फिर क्या कर देंगे, निर्वाचित घोषित कर देंगे और इससे कई चीजों का बचत होता है, समय का भी, धन का भी, प्रशासनिक संसाधन सभी की बचत होगी। फिलहाल जो राजनीतिक समीकरण है बिहार में उसको समझिए। हम सब जानते हैं कि एनडीए के पास जो है स्पष्ट बहुमत है और संख्या बल पर एनडीए के उम्मीदवारों की जीत लगभग तय मानी जा रही है। महागठबंधन खास करके विशेषकर देखेंगे तो आरजेडी अभी तक अपने उम्मीदवार को लेकर के माथापच्ची कर रही थी, यानी कि विचार विमर्श चल रहा था। अब एक उम्मीदवार की घोषणा यहां पर कर दी गई है, जिसमें देखेंगे आखिरी समय में राबड़ी देवी के जो मुंह बोले भाई माने जाते हैं सुनील, उनको ये टिकट दिया गया है ना, सुनील कुमार सिंह, इनको उम्मीदवार बनाया गया है और ये यहां पर देखते हुए नजर आएंगे कि क्या ये जीत पाते हैं। लगभग इनकी संभावना है कि ये चुन करके आ जाएंगे। ठीक है। अब चलिए, वोटिंग की संभावना कम क्यों है? सीटों के मुकाबले उम्मीदवारों की संख्या को देखा जाएगा। अतिरिक्त उम्मीदवार नहीं आते हैं तो मतदान की नौबत नहीं आएगी। अगर अतिरिक्त आ गए तो निश्चित तौर पर फिर मतदान वहां पर होना तय मानिए। अब चलिए, ये तो हमने देख लिया फिलहाल क्या कंडीशन है। अब जरा देखते हैं कि ये विधान परिषद क्या होता है। देखिए, विधान परिषद जब आप पार्लियामेंट के विषय में पढ़ते हैं तो 2 सदन की वहां भी चर्चा करते हैं, लोकसभा और राज्यसभा की चर्चा करते हैं, जिसमें आप कहते हैं कि राज्यसभा वरिष्ठों का सदन है। ऐसे ही जब यहां पर आप राज्यों पर जाएंगे तो वहां पर जब आप विधानमंडल की बात करेंगे तो वहां पर द्विसदनीय बात की जाएगी। द्विसदनीय यानी कि 2 अलग अलग सदन, एक विधानसभा और एक विधान परिषद। तो ये जहां पर होगा विधान परिषद, उसको हम उच्च सदन वहां कहेंगे, जैसे राज्यसभा में उच्च सदन होता था ऐसे। अब संविधान की अगर देखेंगे तो क्या संविधान में विधान परिषद की बात की गई है? बिल्कुल, संविधान में गठन की व्यवस्था की गई है और ये आर्टिकल 171 में, ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है।
और जिस तरह से राज्यसभा स्थायी सदन होता है, यानी कि ये कभी भंग नहीं होता, विधान परिषद भी वही होता है, कभी भंग नहीं होगा। और इसका कार्यकाल भी लोकसभा या विधानसभा के सदस्य जैसा नहीं होगा। परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होगा, जैसे कि राज्यसभा का होता है, और 2 वर्ष पर इसमें भी लगभग 1/3 सदस्य जो होंगे वो सेवानिवृत्त होंगे, जैसा कि अभी होते हुए नजर आए। एक बात पर ध्यान देना है कि देश में ऐसे मात्र 6 राज्य हैं, 6 राज्य हैं जहां पर विधान परिषद की व्यवस्था है, अन्यथा बाकी राज्यों में केवल और केवल विधानसभाएं हैं। तो बिहार उन 6 राज्यों में शामिल है जहां पर विधान परिषद है। बाकी 5 राज्य का नाम आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए, आगे मैं बताता हूं। विधान परिषद की 10 सीटों के लिए मैंने पहले ही कहा कि चुनाव होने वाला है। 9 सीट खाली हो रहा है और 1 सीट क्या होगा, उपचुनाव होगा। ओके, अब जीत का फॉर्मूला देखिए कैसे होता है। तो जो कुल विधायकों की संख्या है उसको डिवाइड किया जाता है कुल सीटों की संख्या, और चूंकि बहुमत चाहिए तो +1 कर दे दिया जाता है। ठीक है, यहां पर +1। अब इसको डिवाइड कर दीजिए, 243 को 10 से भाग दे दीजिए, 24.3, यानी कि कुल मिला के एक और जोड़ देंगे तो 25 विधायक के आसपास ये बन जाएगा। तो वोटिंग उसी हिसाब से होगा। एनडीए की विधायकों की संख्या कितनी है, 202। तो कितनी सीटें मिल सकती है, अगर जदयू की तरफ से 85 विधायक हैं तो 4 इनके फिक्स, बीजेपी 89 तो 3 फिक्स हैं, एलजेपी के 1 और आरएलएम के 1 यहां पर बन सकते हैं। आरजेडी को यहां पर 1 सीट मिल सकती है, इस बात की संभावना है जो मैंने आपको वहां पर बताया भी। अब ये भारत के वो तमाम राज्य हैं जहां पर विधान परिषद की व्यवस्था है, जिसके अंतर्गत आप देखेंगे तो उसमें एक राज्य आता है उत्तर प्रदेश, एक यहां पर बिहार की चर्चा करेंगे, एक यहां पर महाराष्ट्र आ जाता है। इसके अलावा उससे नीचे जाएंगे तो कर्नाटक, और कर्नाटक के बगल में ही जाएंगे तो आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश और कर्नाटक चूंकि साथियों 2014 में ये राज्य अलग अलग हो गए ना, तेलंगाना नया राज्य बना, तो तेलंगाना में भी विधान परिषद गया। क्लियर है ये चीजें? तो यहां आपको ये मैप ध्यान रखना है, यहां से कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है। अब बिहार में अभी जो एमएलसी चुनाव हो रहा है वो किस श्रेणी का हो रहा है? श्रेणी कहने का मतलब है कि इसमें अलग अलग तरीके से होता है। एमएलसी कुछ शिक्षक कोटा से बनते हैं, कुछ राज्यपाल के द्वारा नामांकित किए जाते हैं, कुछ सामाजिक कार्यकर्ता या आर्ट कल्चर वगैरह से बनते हैं। तो ये यहाँ पर जो इस बार हो रहा है चुनाव, ये विधानसभा के कोटे से हो रहा है, यानी कि एमएलए कोटा की सीटों की संख्या से। जैसे मैंने बताया भी कि एमएलए डिसाइड करेंगे किस पार्टी के कितने एमएलए, उस हिसाब से विधान परिषद में उनको कितना सीट मिलेगा ये होगा। तो निर्वाचित जो है विधायक मतदान यहां पर करेंगे। और कैसे चुनाव होगा? एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से इसका चुनाव किया जाएगा और आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से ये होता है। इस लाइन को ध्यान रखिए, आपको प्रीलिम्स में बहुत एक्सप्लेन करने के लिए नहीं दिया जाएगा यूपीएससी की तरह। आपसे बस पूछा जाएगा कि चुनाव का प्रोसेस क्या है। एक चीज मैंने देखा है कि प्रश्न में पीवाईक्यू में पूछा गया है एक बार कि एमएलसी और एमएलए में अंतर दे देगा। अब चूंकि बिहार में विधान परिषद है तो आपको जानना चाहिए एमएलए यानी कि विधायक जी, और एमएलसी यानी कि विधान परिषद। चलिए, तो यहां पर ये विधानसभा के सदस्य होंगे और ये विधान परिषद के उच्च सदन के। इनको कौन चुनते हैं? जनता सीधे चुनती है। भी बिहार में विधानसभा चुनाव हुआ और इसमें अधिकांशतः सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। इनका कार्यकाल कितना? 5 वर्ष का। इनका कार्यकाल मैंने क्या बताया था? 6 वर्ष। विधानसभा क्या होगी? भंग होगी, सरकार गिरेगी। ये क्या होगा? स्थायी सदन होगा, सरकार के बनने गिरने से फर्क नहीं पड़ेगा। सरकार बनाने में इसकी प्रमुख भूमिका होती है, और इसका सरकार बनाने में नहीं बल्कि सरकारी चीजों का जो लॉ वगैरह है, विधि है, उसकी समीक्षा या सलाहकारी भूमिका के अंतर्गत किया जाता है। ये ध्यान रखना है। अब यहां बताइए कि आखिर विधान परिषद की आवश्यकता ही क्यों है? क्योंकि मैंने कहा यह उच्च सदन है, वरिष्ठों का सदन है राज्य स्तर पर। तो यहां पर अनुभवी व्यक्ति जो हैं वो यहां राजनीति में आएंगे, समीक्षा कर पाएंगे, सुझाव दे पाएंगे सरकार को। कानूनों की दोबारा समीक्षा हो सकती है, जल्दबाजी में बहुत कानून बनते हैं, उस पर नियंत्रण लगाने का काम करती है। इसके अलावा समाज के विभिन्न वर्ग के लोग, चाहे वो शिक्षक हो, स्नातक हो, स्थानीय निकाय हो, इसका प्रतिनिधित्व इसमें देखने को मिलता है। लेकिन विधान परिषद की कुछ आलोचनाएं भी हैं। आलोचनाएं क्या है कि अतिरिक्त खर्च ये लेकर के आता है। अभी चुनाव हो रहा है, खर्च होगा। राजनीतिक पुनर्वास केंद्र माना जाता है। बहुत सारे लीडर को कहीं सेट नहीं कर पाते हैं ना, तो चलिए विधान परिषद के द्वारा आपको ले आएंगे। जैसे राज्यसभा में भी यही होता है ना कई बार कि चलिए अब यहाँ पर इस राज्य के मुख्यमंत्री नहीं बने, आप राज्यसभा में आ जाइए। नीतीश कुमार अच्छे उदाहरण है, वे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री। तो राजनीतिक पुनर्वास केंद्र कहा जाता है, और इसमें चूंकि इसकी
बात इसलिए की जाती है आलोचना के अंतर्गत कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र इसमें नहीं दिखता है, प्रतिनिधित्व की कमी है इस मामले में, और निर्णय जो है अपेक्षाकृत बहुत धीमी होती है, तो कई बार कानून वगैरह बनने में बहुत समय लग जाता है। तो यहां पर आलोचनाएं हुई। एक नाम है दीपक प्रकाश, उपेंद्र कुशवाहा के बेटे हैं, 37 साल के हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, किसी भी सदन के सदस्य नहीं है लेकिन मंत्री है। नीतीश कुमार के भी सरकार में थे और सम्राट चौधरी के भी सरकार में हैं। शिक्षा इंजीनियरिंग तक ली है। बात यही की जा रही है, इनके नाम पर अभी तक घोषणा नहीं की गई है। किसके द्वारा? एनडीए के द्वारा। ये कयास लगाए जा रहे थे, बीजेपी ये चाहती थी कि उनके सिंबल पे ही, यानी कि कमल छाप सिंबल पे ये चुनाव लड़े, जिसको लेकर के उपेंद्र कुशवाहा राजी नहीं हुए, तो इनको फिर सदस्य मतलब उम्मीदवार नहीं बनाया गया। अब ये होता है कि अगर ये उम्मीदवार बनकर के नहीं आते हैं कहीं से भी और ये नहीं सदन में पहुंचते हैं, तो अभी तक किसी भी सदन के सदस्य नहीं हैं, तो फिर क्या होगा, इनका कहीं ना कहीं मंत्री पद चला जाएगा, है ना, चूंकि इनको किसी भी सदन का सदस्य बनना पड़ेगा। ये हम देखेंगे एक बार। आज चूंकि आज ही नामांकन वगैरह की प्रक्रिया होनी है, तो देख लेते हैं आज आखिरी तारीख है, इनके नाम पर बात हो पाती है कि नहीं। अगर नहीं तो फिर आगे का क्या संवैधानिक प्रक्रिया होता है उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे कि कोई मंत्री कब नहीं रह जाते, किस सदन के कैसे हिस्सा बनते हैं, ये हम आगे चल के देखेंगे। आप लोग क्या सोचते हैं, आपको क्या लगता है कि जैसे पवन सिंह हो या दीपक प्रकाश या सुनील कुमार सिंह, बहुत सारे ऐसे नाम हैं, किनको यहाँ पर आना चाहिए ताकि विधान परिषद की महत्व को और बढ़ा सके? आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं तर्क के साथ। आज के लिए इतना है। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।